आज हम एक बेहद दिलचस्प मैक्रो इकोनॉमिक पोस्टमार्टम करने वाले हैं, वो भी 20वीं सदी के एक आर्थिक इतिहासकार के नजरिए से। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड पावर हाउस से शुरू होकर एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था पर खत्म होती है। ये समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है कि नीतियां और इतिहास कैसे किसी भी समृद्ध जगह का पूरा भविष्य तय कर देते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर तेजी से नजर डालते हैं। हम बात करेंगे व्यापार के सुनहरे युग, बुनकर समुदायों के पतन, विभाजन के झटके, माल ढुलाई नीति, औद्योगिक पलायन और आखिर में इस आर्थिक नाजुकता से मिलने वाली चेतावनी के बारे में। पहला हिस्सा, व्यापार का सुनहरा युग यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी। उपनिवेशवाद से पहले की समृद्धि सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। जरा सोचिए, उस वक्त भारत अकेला पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा पैदा करता था, और इस खास क्षेत्र का योगदान तो इतना विशाल था कि पूरे एशिया से निर्यात होने वाले कच्चे रेशम का 80% सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। दुनिया भर से आने वाले यात्री इस जगह को देखकर दंग रह जाते थे। जैसे फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर ने तो यहां तक कह दिया था कि 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा अमीर और खुशहाल था। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि उस दौर की ग्लोबल सप्लाई चेन का धड़कता हुआ दिल था। लेकिन फिर शुरू हुआ दूसरा दौर, बुनकर समुदायों का पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री। ब्रिटिश शासन के आते ही यहाँ की संपत्ति को निचोड़ने का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई से शोषण की जो नींव पड़ी, उसने आगे चलकर 1770 के उस भयानक अकाल को जन्म दिया जिसने 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। फिर 1793 के परमानेंट सेटलमेंट ने खेतीबाड़ी को तबाह किया, और आखिर में ये सब 1947 के विभाजन के उस दर्दनाक जनसांख्यिकीय झटके तक जा पहुंचा। इस पूरे दौर में समाज का ढांचा बिल्कुल उलट गया। जो पारंपरिक बुनकर पहले बेहद अमीर और स्वतंत्र थे, जिनकी मलमल की दुनिया भर में डिमांड थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। ब्रिटेन से आने वाले सस्ते और मशीन से बने कपड़ों ने उनके मार्केट को नष्ट कर दिया। नतीजा, एक आजाद कारीगर समुदाय ब्रिटिश कारखानों के बाहर उन्हीं की शर्तों पर मजदूरी करने को मजबूर हो गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विभाजन और शरणार्थी संकट। एक ऐसा झटका जिसे सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि एक डेमोग्राफिक भूकंप कहना सही होगा। 1947 में बॉर्डर खिंचने का असर देखिए। रातों रात यहां का सबसे बड़ा जूट उद्योग ठप पड़ गया। हुआ ये कि सारी मैन्युफैक्चरिंग मिले तो पश्चिम बंगाल में रह गईं, लेकिन 75% कच्चा माल पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। एक इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल से ही पूरी तरह कट गई। किसी भी उद्योग के लिए इससे बड़ा बुरा सपना क्या हो सकता है। और मुद्दा सिर्फ रॉ मटेरियल का नहीं था। 1980 तक लगभग 80 लाख शरणार्थी इस क्षेत्र में आ चुके थे। इसे इस तरह समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से स्थानीय श्रम बाजार पूरी तरह से ओवर सैचुरेट हो गया, और शहर के संसाधनों पर एक ऐसा अभूतपूर्व बोझ पड़ा जिससे उबर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। चौथा हिस्सा, माल ढुलाई नीति और किस तरह मुंबई जैसे शहरों का उदय हुआ। आज़ादी के बाद 1952 की माल ढुलाई समानीकरण नीति यानी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस पॉलिसी के तहत पूरे देश में कोयले और खनिजों के ट्रांसपोर्ट का रेट एक बराबर कर दिया गया, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि बंगाल, बिहार और ओडिशा के पास खनिजों के करीब होने का जो नेचुरल जियोग्राफिकल फायदा था, वो एकदम शून्य हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि नई इंडस्ट्रीज इन पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मुंबई और गुजरात जैसे पश्चिमी तटीय बंदरगाहों की तरफ शिफ्ट होने लगी। नीतियां कैसे जमीन पर विकास का रुख मोड़ देती हैं, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ जहां केंद्रीय आयकर में बंगाल का हिस्सा घटाकर 12% कर दिया गया, वहीं महाराष्ट्र के लिए इसे बढ़ाकर 21% कर दिया गया। 1956-57 के आसपास देखें तो महाराष्ट्र में बंगाल के मुकाबले दोगुने नए कारखानों को लाइसेंस मिल रहे थे, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की गाड़ी को जानबूझकर पश्चिमी तट की तरफ मोड़ दिया गया था। पांचवां हिस्सा, औद्योगिक पलायन यानी इंडस्ट्रीज का बाहर जाना और कुशल श्रमिकों का निष्कासन। 1960 और 70 के दशक तक आते आते माहौल व्यापार के लिए काफी खराब हो चुका था। 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन की हिंसा हो, लगातार होने वाली मजदूर हड़तालें और तालाबंदी हो, या 1978 का ऑपरेशन बरगा जिससे जमीन के कई विवाद पैदा हुए,
इन सब के साथ साथ निजी पूंजी के खिलाफ एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी आया। इन सब चीजों ने मिलकर निवेशकों के मन में एक ऐसी दहशत बिठा दी कि प्राइवेट कैपिटल तेजी से राज्य के बाहर भागने लगा। जब बड़े पैमाने पर कारखाने बंद होने लगे तो इसका सबसे लंबा और गहरा असर युवा पीढ़ी पर पड़ा। यहां से एक स्किल्ड एक्सोडस यानी कुशल निष्कासन शुरू हो गया, जिसका मतलब है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स और कुशल इंजीनियर अपने अच्छे करियर की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ निकल गए। एक वक्त पर जो जगह अपने हुनर के लिए जानी जाती थी, वो अब अपनी तकनीकी विशेषज्ञता से ही पूरी तरह वंचित हो गई। और अगर हाल ही के दशकों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फेल होने का सबसे बड़ा प्रतीक देखना हो तो 2006 की टाटा नैनो की घटना को याद किया जा सकता है। 1000 एकड़ का इतना विशाल ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट जो यहां के रोजगार में नई जान फूंक सकता था, भारी स्थानीय विरोध के चलते आखिरकार गुजरात शिफ्ट हो गया। इस एक घटना ने हजारों मॉडर्न जॉब्स को खत्म कर दिया और उद्योग जगत में एक बहुत नेगेटिव मैसेज सेट किया। और अब आखिरी हिस्सा, आर्थिक नाजुकता पर एक अहम चेतावनी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गिरावट काफी चौंकाने वाली है। जरा देखिए, 1980 में भारत की कुल मैन्युफैक्चरिंग में इस राज्य का हिस्सा 12% हुआ करता था, लेकिन इन तमाम ऐतिहासिक और पॉलिसी बदलावों के बाद 2011 तक आते आते ये गिरकर सिर्फ 4% रह गया। इसे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक पूरे औद्योगिक युग का दर्दनाक अंत कहना ज्यादा सही होगा। आज के रुके हुए बुनियादी ढांचे और पुरानी शानो शौकत में जमीन आसमान का अंतर है। आज स्थिति ये है कि 65% से ज्यादा वर्कफोर्स खेती पर निर्भर है, जबकि जीडीपी में खेती का योगदान सिर्फ 12% है। सोचने वाली बात है, जो जगह कभी विश्व व्यापार का इतना बड़ा कमर्शियल हब हुआ करती थी, आज उसकी अक्षमता और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उसके सुनहरे इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करती है। गिरावट का ये विशाल पैमाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर एक ऐसा क्षेत्र जो किसी जमाने में पूरी दुनिया की संपत्ति का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, वो आज इतनी बुरी तरह से असंगठित क्षेत्रों और खेती पर कैसे अटका रह सकता है? ये पूरी कहानी किसी भी जगह की मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। निष्कर्ष यही निकलता है कि विरासत चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, गलत नीतियां, डेमोग्राफिक झटके और इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करना सदियों की दौलत को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। ये इतिहास सिर्फ गुजरे कल की किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक कड़ी चेतावनी है कि औद्योगिक खुशहाली कितनी नाजुक होती है। तो इस सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि क्या आज के दौर की कोई और समृद्ध अर्थव्यवस्था आने वाले कल में ऐसी ही किसी ऐतिहासिक भूल का शिकार बन सकती है?